नमस्कार। पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में जो मेरे साथ पॉडकास्ट में मेहमान हैं, उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो बहुत ही एक्सटेंडेड है। और एक बहुत ही मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की एक जो बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं स्टालवर्ट कांग्रेस के, उस परिवार से वो आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राजनीति उनकी लिगेसी का हिस्सा रही। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने सुनने की होती हैं। लिगेसी से अगर कोई आगे बढ़ता तो शायद हर क्रिकेटर का बेटा लंबे समय तक क्रिकेटर होता और दुनिया में धूम मचाता। हर अभिनेता का बेटा अभिनय में धूम मचाता। तो इन बातों से तो मैं पर्सनली बहुत इत्तेफाक नहीं करता। उनकी मैं बात करूं तो 7वां उनका टर्म है। होना नवा था क्योंकि 2 इलेक्शंस, एक बहुत टफ था, उन्हें बहुत ही दिग्गज बीजेपी के नेताजी के साथ भिड़ा दिया गया था और इसमें ऑलमोस्ट एक लड़ाई तो ज़बरदस्त होती है, लेकिन फिर भी उसमें आप कह सकते हैं क्योंकि वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं थी और उनको वहाँ से उतारा गया था। और एक चुनाव में कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश में ऐसे मसरूफ़ रहे कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं गए। और अब लोग ये चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि दिखे, तो क्योंकि कई बार बड़ी र्यूमर्स भी चल जाती हैं अपोजिशन की तरफ से भी। और एक बहुत अलग मिजाज के नेता वो इस मायने में है कि राजनीति में कभी भी दबाव या प्रेशर उन्होंने कभी अपने ऊपर लिया नहीं। आप मिलेंगे अभी उनसे तो आप देखेंगे उनके चेहरे पर एक शांति भी है और एक एग्रेसिवनेस भी है। आक्रामकता ये कि मैं से आशय यहाँ अहंकार की तरफ नहीं है कि मैं भी जो व्यक्ति हूँ मैं उस हिसाब से चलना भी पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा भी जीवन है और इस जीवन में मैं बहुत सारे हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता हूँ। कांग्रेस के वो बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर हैं। बहुत संभावनाएं हैं भविष्य के लिए उनसे। उनका अनुभव जो पूर्व कैबिनेट मंत्री से लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष तक फैला हुआ है और उनके समर्थक हमेशा ये मानते रहे, उनके आलोचक भी मानते रहे कि वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का भी एक चेहरा उसके तौर पर भी वो देखे गए हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं सीनियर कांग्रेस लीडर, सीनियर एमएलए कांग्रेस के अजय सिंह जी, जो अर्जुन सिंह जी के पुत्र हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब उनका खुद का नाम और कद। अर्जुन सिंह जी इस समय ज़रूर जहाँ भी हैं हेवन में हैं, वहाँ से वो ज़रूर उनकी ब्लेसिंग्स उनके साथ ही होंगी क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष से पहला कुछ आप कह सकते हैं 1-2 टर्म उनके मिल सकते हैं कि जिसमें पिताजी का नाम होगा, लेकिन बाद की तो एक ऐसी राह उन्होंने तय की है जिसमें वो लहूलुहान भी हुए हैं और लड़ते हुए आगे बढ़े। अजय सिंह जी से मिलिए सर, बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। जी, बहुत चुनौतियाँ, बहुत सारी बातें। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊँगा। अजय सिंह जी कॉलेज में कैसे होते थे? बड़े डैशिंग, बड़े दिखने में बड़ा अप टू द मार्क। आपके बेटे तो उस समय बॉलीवुड में धूम मचा ही रहे हैं। उस दौर में आपने जब दिल्ली में आप पढ़ते थे कॉलेज में और बढ़िया पढ़ाई करते थे, गोल्ड मेडलिस्ट हैं मैं देख रहा था आपका। तो भोपाल से आपने जब किया तो दर्शन शास्त्र चुना आपने। कैसे कॉलेज के अजय सिंह जी क्या सोचते थे? एक बहुत बड़े नेता के पुत्र, तमाम ऑरा, तमाम चीज़ें, उसके बीच में अजय सिंह जी क्या सोचते थे? कॉलेज के समय पिताजी को इतने बड़े नेता नहीं थे। हाँ जी। एक मंत्री की हैसियत थी उनकी। जी जी शिक्षा मंत्री थे उस जमाने में। जी जी और मैंने अपने आप को कभी, कॉलेज में बहुत शायद कम लोग भी जानते रहे होंगे कि मैं राजनीतिक परिवार से भी हूँ। अच्छा। जी। हाँ, खेल में रुचि थी और हर तरह के खेल में अपना समय देता था। हम्म, और पढ़ाई में रुचि थी तो ज़्यादा राजनीति के चक्कर में नहीं पढ़ते थे। नहीं पढ़ता था। हाँ। और वैसे भी उस जमाने में श्री राम कॉलेज हम्म, एबीवीपी का स्ट्रांग होल्ड था। वेरी ट्रू सर। शर्मा जी, हम लोग पहले फर्स्ट ईयर में शर्मा जी अध्यक्ष थे, फिर मैं सेकेंड ईयर में था तो अरुण जेटली अध्यक्ष हुए। तो ये भाजपा के नर्सरी कही जाती थी श्री राम। यस जी। तो वहाँ पर आप ज़्यादा राजनीति क्या कर सकते थे, और मुझे कोई रुचि भी नहीं थी राजनीति में। तो अपना खेल, शाम को हॉस्टल में रह के शाम को खेलना
बाकी समय पढ़ना। एबीवीपी ने कभी आकर्षित नहीं किया आपको? क्या पिताजी के कांग्रेसी होने ने रोका आपको? क्योंकि अरुण जेटली बड़े दिग्गज नेता थे और बड़े बड़े अट्रैक्टिव एक उनका अप्रोच था। जी इत्तेफाक से जी। मेरे फर्स्ट ईयर में हाँ। डबल बेड होता था। हम्म, सेकेंड ईयर से सिंगल रूम मिलता था हम्म। उस समय, अब उस पता समय नहीं, अर्ली 70s में। अर्ली 70s में। जी। तो मेरे जो रूम पार्टनर थे, जिन्होंने आगे चल के अरुण जेटली की शादी भी लगवाई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। जी। जी। वो राजीव चोपड़ा जम्मू के थे, जम्मू के। जी और जेटली जी की वाइफ जम्मू की हैं। जी। तो वो आरएसएस बैकग्राउंड से थे और मैं कांग्रेस बैकग्राउंड से था, हम्म। मतलब कहने के लिए। कहने के लिए। हाँ। तो आपने बात छेड़ दी तो बताता हूँ कि एक खाट में अरुण जेटली आके बैठते थे जी। और हमारी वाली खाट में हाँ। रंगा कुमार मंगलम आके बैठते थे, जो ओह। एनएसवाई के अध्यक्ष थे उस समय। जी। तो अरुण भाई ने कभी भी कोशिश नहीं की हम्म, कि एबीपी में आऊं हम्म, या ले जाऊं। हम्म। वो दोस्त की हैसियत से उन्होंने जीवन भर, जब तक वो रहे, हाँ। तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, जी। पर राजनीतिक रूप से कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि मैं इधर सुधार आऊं। ये आपने बिना कहे एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर दिया कि वो दौर राजनीति में अपनी अपनी वैल्यूज़ को लेकर कितना सहेज कर चलना, लेकिन कोई इम्पोजिंग नहीं थी, नहीं, कोई कुछ किसी नहीं, पर थोपना नहीं था। कोई नहीं तो आजकल जैसे नहीं है। हाँ उस हाँ समय दूसरी एक वो था। हाँ। और मेरे ख्याल से जो जेटली जी के जो सीनियर थे, हम्म, उनका पूरा नाम याद नहीं, शर्मा थे, हम्म, हम्म, कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। और फिर आखिरी में जब वो 24 की टीम बनी थी, ऑल इंडिया हाँ। गठबंधन वाली, गठबंधन वाली। जी। उसमें भी वो सदस्य थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ। तो वो लोग सब हम लोग के साथ उठते थे, बैठते थे, पर कभी भी इस तरह से हम्म, नहीं होता था जैसे आज है कि अरे तुम आ जा मेरे साथ और ये चलने वो चलने, वो कुछ नहीं था। कदर थी एक दूसरे की, आप अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर। उस दौर में अगर मैं कुछ आपसे रिकॉल करने के लिए कहूँ तो कभी कुछ उस कमरे में जहाँ मंगलम साहब, कुमार मंगलम साहब थे, इधर अरुण जेटली जी थे, अजय सिंह जी थे और मिस्टर चोपड़ा थे जो जम्मू से आते थे, तो ये चारों की चौकड़ी जब बैठती थी तो कभी आपने सुना कभी कि एप्रीहेंशन हो बीजेपी को लेकर? तब तो बीजेपी नहीं थी, जनसंघ था, जनसंघ था। लेकिन कभी आप ऐसी बात होती थी कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, कभी नहीं, हम ऐसी क्या कुछ सरकार बनाएंगे? ना ना, ऐसी कोई बात कोई नहीं बात होती, ही नहीं होती थी। अपने विचार के लिए अपने- कमिटेड बस। हाँ, हाँ हाँ। और कोई सरकार उरकार की कोई बात कोई नहीं। बात ही नहीं होती थी। और जनसंघ और एबीपी वाले कभी सपने में नहीं देख सकते थे कि सरकार उनकी कभी बनेगी। बनेगी। हम्म, जी। पर वो भी टस थे कि हमें अपनी विचारधारा बढ़ानी है, जी। उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और अरुण जेटली वकालत तो बाद में की, अच्छे वकील साबित हुए, पर कॉलेज में वो ओरेटर थे। ओरेटर थे, बहुत अच्छा बोलते थे। और जो कंपटीशन होता था इंटर कॉलेज में, वो श्री राम की टीम में हरदम हो रहते थे। जी जी। उस समय क्या आप देखते थे इक्वली बैलेंस रहते थे दोनों दल, या पल्ला एनएसयूआई का भारी रहता था? नहीं, आपने तो बताया कि एबीवीपी का गढ़ था वो कॉलेज। हमारे यहाँ तो एनएसवाई कुछ थी कोई नहीं, थी नहीं वहाँ। जी। पर रंगा को पता था कि एक कांग्रेस परिवार का आदमी है, हॉस्टल में रहता है, तो एक अड्डा बनाने के लिए उन्होंने कोशिश शुरू की थी। और एक अखबार शुरू उस समय छपता था, द फिस्ट। हाँ जी। तो वो हमारे कमरे में छोड़ जाते थे जी जी जी। कि बंटवा दो। बंटवा दें इसका। हाँ तो मैं हॉस्टल में बांट सकता था, कॉलेज में कौन जाए बांटने। हाँ, सही बात है। पिताजी जो हैं अर्जुन सिंह जी, एक बहुत ही मितभाषी और जिसको मैं कहूँगा कि हर शब्द के पीछे या उनके चुप रहने का भी अर्थ होता था। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जिस तरह का, मैंने एक दो ही मौके मुझे मिले हैं क्योंकि तब मैं जर्नलिज्म की शुरुआत कहूँ बिल्कुल कब जर्नलिस्ट था, लेकिन मैं उतना नहीं समझ पाया, लेकिन जितना मैंने सुना है, आपका उनसे इंटरेक्शन कैसा होता था? बहुत खुला होता था
या उसमें एक मर्यादा और एक पिता पुत्र का जैसा उस दौर में होता था उस नहीं, जनरेशन में? मर्यादा भी थी हाँ। और बातचीत कम होती थी। बहुत समय तो इशारों से काम चल जाता था। जी। और हम लोग कब खुश हैं, कब थोड़ा नाराज हैं, कब हमने कुछ गलती कर दी, जी। उसका आभास भी बिना कहे बोल हो जाती थी। ओहो। एक उदाहरण दूं मैं आपको। जी। 1985 में चुनाव जीत के मैं चंडीगढ़ गया आशीर्वाद लेने। गवर्नर थे उस वक्त वो तो गवर्नर पंजाब के। थे जी। पंजाब के। जी। तो क्योंकि पहले जीता, फिर धन्यवाद दिया क्षेत्र में, तो 10-12 दिन लग गए। उसके बाद गया था। तो मैं शाम को पहुंचा तो बात नहीं की कुछ। मैंने पैर छुआ, यहाँ तक नहीं कहा कि बधाई हो, अच्छा है, कुछ नहीं पूछा। हाँ। सुबह नाश्ते के टाइम में भी मैं टेबल में था और तो भी नहीं पूछा, बात भी नहीं की। सिर्फ इतना पूछा कि कब वापस जा रहे हो। उससे आभास हो गया कि ये हमें नहीं चाहते ज़्यादा दिन रहें। हाँ। और नाराज है। नाराज है। हाँ। हाँ। जी। तो और उठते उठते उन्होंने कहा कि दोपहर के भोजन के बाद थोड़ा मिलना। अच्छा। जी। जी। तो मैं बड़े सहमे हुए दोपहर भोजन के बाद बैठा था। तो ये उन्होंने नहीं कहा कि हम बधाई है तुम चुनाव जीते और ये वो। उन्होंने कहा हम तुमसे थोड़ा दुखी हैं। ओह। ये पहली बार उन्होंने कहा ऐसा। अच्छा। उसकी 3 चुनाव पहले में उनका इलेक्शन एजेंट था, कभी इस तरह से बात नहीं हुई थी। तो हमें भी समझ नहीं आया था। हमने अपनी भाषा में कहे, कैन नाम लेके किसी का नाम लिया, कैन फलाने तुम्हारे पास गए थे कुछ काम से और तुमने कह दिया कि वोट नहीं दिया तो हम काम नहीं करेंगे। तो हमें याद आया कि हाँ ऐसा हुआ था। तो हमने कहा कि 1 महीने पहले आपका चुनाव था, उन्होंने हमारे हाथ से सदस्यता ली थी। मेरे चुनाव में फिर से भाजपा में झंडा गाड़े हुए थे। तो मुझे भी थोड़ा उस उम्र का तकाजा भी था। वो आए हमारे पास, कोई काम था, मैंने कह दिया आपने वोट दिया नहीं तो हम काहे को काम करें। तो पहला सबक उन्होंने पहला सबक। हाँ, विधायक का सबक। हाँ। कि वोटिंग तक कांग्रेस भाजपा है। हाँ। विधायक चुनने के बाद कमाल है, कमाल है। तुम पूरे क्षेत्र के हो, चाहे वोट दिया हो और न दिया हो, हाँ। तुम्हारे पास कोई आया है तो उम्मीद से आएगा, खाली हाथ मत जाने देना। क्या बात है, सैल्यूट। हाँ, सैल्यूट है उनको। कह देना, कोशिश कर देना, किस्मत उसकी हो ना हो, पर मना मत करो कभी। वाह। मैंने गांठ बांध ली साहब। उसके बाद तो मैंने कभी किसी को मना ही नहीं किया। अब तो हालत ये है कि हमारे शुद्ध जो ऑपोजिट कैंप के होते हैं बीजेपी, सबसे ज्यादा काम उनके करते सब बीजेपी के, वो खुलेआम हमारे पारिवारिक संबंध है कि कोई काम हो तो भैया से कह दे। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आजकल कम होता जा रहा है। लेकिन वो कम इसलिए नहीं होगा अजय सिंह जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सच है, जैसे सूर्य जहाँ से उदय होता है पूर्व से, वो हमेशा सच है। और आप जिस लिगेसी से आते हैं और आपके पूज्य पिताजी जो उन्होंने ये सबक दिया, मैं सुनकर आनंद आ गया। इसलिए कि ये कितनी बड़ी चीज़ है कि चुनाव तक सिर्फ पार्टी की बात होगी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, उसके बाद हम क्षेत्र में सब हमारे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो राजनीति में जब आपका आने का फैसला था तो एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ था, या ये उनका फैसला था, या ये आपका फैसला था, या परिस्थितियों का फैसला था? न उनका फैसला था न मेरा फैसला था, सर्कमस्टांसेस। परिस्थितियों का फैसला था। जी। यदि आप जानना चाहें जी बिल्कुल। तो राज्यपाल बनने के 40वें दिन चुरहट का उपचुनाव का घोषणा हो गई। जी। जी। अब वहाँ बड़ा आक्रोश था कि 45,000 से जीते, सबकी जमानत जब्त हुई, दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ली, जो लोगों की उम्मीद थी। आप चले गए चंडीगढ़, पंजाब राज्यपाल बन के।
तो लोग बाग में बहुत आक्रोश था कि हमारे नेता के साथ ठीक नहीं हुआ। तो शायद राजीव जी ने कोई सर्वे वर्वे कराया होगा। वोरा जी सीएम थे, दिग्विजय सिंह पीसीसी चीफ थे। तो एक सर्वे के आधार पर ये आया कि ये एक दो लोग हो सकते हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। अब मुख्यमंत्री की सीट जब 3/4 बहुमत आने के बाद यदि मुख्यमंत्री की सीट उपचुनाव में हार जाती तो क्या रहता। तो मुझे बुलाया गया, राजीव जी ने बुलाया और कहा कि हमने कहा पिताजी जो कहे। उन्होंने, पिताजी ने सीधा मना कर दिया कि मैंने लड़कों को किसी को तैयार किया नहीं है राजनीति में और न कहूँगा, पर हम कहना चाहते हैं कि तुम्हें लड़ना है जी। तो बड़ी देर तक हम चुप रहे। हमने कहा अब ये पूछना तो बेकार है कि आपने उनको राज्यपाल क्यों बनाया। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि एक पत्र आप अपने हाथ से हमारे क्षेत्र की जनता को लिखें। राजीव जी से आप जी, पार्लियामेंट हाउस में। पार्लियामेंट हाउस। तो मेरे ख्याल से किसी उपचुनाव में प्रधानमंत्री की हैसियत से कोई बुलेटिन छपी हो, वो मेरे लिए थी। अभी भी C19 में टंगी हुई है। जी जी। उन्होंने कहा भाई जो लिखना हो लिख दो, मैं दस्तखत कर देता हूँ। तो एक बुलेटिन प्रधानमंत्री रहते हुए एक उपचुनाव के लिए उन्होंने मनाया। वो तो वाक़ है, पर 45 दिन में चुनाव हुए। वो 45,000 से जीते, वोट उतने ही पड़े, मैं 20,000 से जीता। 25,000 वोट जी मुख्यमंत्री के थे, वो चले गए। ये है राजनीति। ये राजनीति। ये भी आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही कि लोग जिस तरह से सोचते हैं एक मुख्यमंत्री के लिए हमने ये वोट किया है, तो देखिए कितनी खूबसूरत बात कही अजय सिंह जी ने कि 25,000 वोट कम हो गए। भाई उम्मीद है राजीव जी से, मुझे लगता है कि वही दिन था कि जब एक फाउंडेशन भी अजय सिंह जी का और राजीव जी का बड़ा गहरा हुआ होगा कि देश का प्रधानमंत्री एक युवा के कहने पर एक ऐसी चिट्ठी लिख दे जिसमें कहे कि आप ड्राफ्ट कर दीजिए, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। बनवा लाइए, मैं दस्तखत कर दूंगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त था। और बहुत वो उनके बारे में जैसा कहा जाता है कि एक बड़े ही क्लियर हार्टेड, बहुत ही साफ मन के, और कभी सेल्फ इम्पोजिंग नहीं, ही वाज स्माइलिंग पर्सनैलिटी थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एक आतंकी घटनाक्रम में वो हमारे बीच नहीं रहे। आगे आप जब बढ़े तो और क्या सलाह मिली अर्जुन सिंह जी से? एक तो बहुत ही वैल्यूबल टिप मिली आपको, और दूसरा एक कुछ साल बाद, 1-2 साल ही बाद, मतलब अगले चुनाव के पहले हाँ, पंजाब से लौट के आ गए थे और खरसिया से लड़ रहे थे जी 88 में। जी जी। फिर से मुख्यमंत्री बने थे जी। तो ऐसे एक दिन शाम को खरसिया के रेस्ट हाउस में, राम झरना रेस्ट हाउस में बात कुछ हुई। तो उनने पूछा, वैसे कभी बात इस तरह के पर्सनल लेवल में करते नहीं थे, कि तो तुम्हें कैसन लग रहा है राजनीति। तो हम कहे अच्छा है, लोगों की सेवा करे का मौका है। तो कहे लंबी दौड़ की राजनीति करनी है कि शॉर्ट टर्म करनी है। हमने कहा कि अब आ गए हैं तो शॉर्ट टर्म क्यों करूंगा, लॉन्ग टर्म करूंगा। कहते हैं कि 2 तरह के नेता होते हैं। शॉर्ट टर्म होता है जो पैसा कमाता है, और लॉन्ग टर्म होता है जो इज्जत कमाता है। तो लॉन्ग टर्म की राजनीति करना है तो काम करो, भूल जाओ, अपने आप सब चीज सरल होगी। तो मैंने देखा कि जो एक रिलेशनशिप बनी लोगों से, चाहे विधायक की हैसियत से, चाहे मंत्री की हैसियत से, निस्वार्थ यदि आप काम कर दो किसी से बिना कुछ उम्मीद किए, तो आपकी जरूरत पड़े तो वो आदमी खड़ा रहता है जी। आजकल नहीं कि हिसाब पहले कर लो और फिर वो कतराने लगे जब आप सत्ता के बाहर हो जी, तो आपको नजर न मिलाए। आज ये राजनीति हो गई है। आपने राजनीति के इस चेहरे को भी करीब से देखा है। मैं अब इतने साल हो गए जी, यदि
किसी ने कभी भी हमने किसी की मदद की होगी तो आज भी हम यदि उससे उम्मीद करेंगे तो वो है हमारे साथ। वो आपके साथ है। राजनीति की इन राहों पर चलते हुए 85 से लेकर आज 2025 तक कभी ऐसा लगा कि अब बहुत हो गया, चलें अब अपने हिसाब से चलें, बड़ी ठोकरें हैं, बड़ी कभी कभी मुश्किलें, लगता है, कभी लगता है शरद भाई जी, कि कहाँ फंस गए। अच्छा हाँ। जी, फिर एक वो भी बात कही थी पिताजी ने, कभी कोई डाउट हो हम्म, तो सबसे गरीब चेहरा देखा करो, अच्छा, अंतिम छोर के व्यक्ति को शक्ल देखो हो कि फायदा है कि नहीं इसमें। अरे कमाल है, वाह, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मैं काम कर ही सकता हूँ, कुछ तो इसकी जीवन में रोशनी ला सकता हूँ, फिर ठीक हो जाता हूँ। कमाल है, कमाल है कि अर्जुन सिंह जी को जितना सुने उनके बारे में। एक चीज़ और मेरे जहन में आती है जो मैं आपको देखता हूँ, आजकल के भी मैं पॉलिटिशियंस को देखता हूँ, 80s के पॉलिटिशियंस के परिवार के से आने वाले लोगों को भी देखा जो आज 50 क्रॉस कर चुके हैं और राजनीति में हैं। मैंने देखा कि उनकी अपनी बोली से जो जुड़ाव था, आप भी कॉन्वेंट में पढ़े, कॉमर्स कॉलेज, श्री राम कॉलेज, मतलब क्या जी। कहें उसको, कि एक नाम है अपने आप में, आज भी है, तब भी था। और अंग्रेज़ी का मुझे लगता है आपने बहुतायत में सोचा भी, आज भी शायद कई बार होता होगा कि आप पहले अंग्रेज़ी में सोचते होंगे फिर तर्जुमानी करते होंगे हिंदी में, जी। लेकिन अपना के बघेली जैसन बोला था ना, एकदम फर्राटेदार। ये कब कब बीज डाला उन्होंने कि नहीं वो बघेली में तो नहीं, फर्राटा ये होना है? बीज उन्होंने नहीं डाला, अरे वाह, ये आप कहाँ? ये बीज उन्होंने नहीं डाला। जी, हमारे घर में एक काम करने वाली महिला थी जिसने हम सबको बघेली ज़्यादा परिचय दिया, मतलब घर में बघेली बोलते थे। कि क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? मतलब बचपन से ही। बचपन से? हाँ, हाँ, वो हम लोगों के घर पे जद्दू जी हम्म, करीब 45 साल रही, चाइल्ड विडो थी अच्छा, चुरैट की, जी जी, और फादर के साथ मदर के साथ वो केंद्रीय मंत्री तक वो रहे तो उसकी डेथ हुई। उसके साथ बोलचाल में हमारे बच्चों ने भी वहीं सीखी और हमने भी सीखी, लेकिन राजनीति में क्यों इस भाषा में बोल रहा हूँ। चुनाव के 85 के चुनाव के बाद मैं महाराज रीवा से मिलने गया, आशीर्वाद मातन सिंह मार्तन सिंह से। वो आए थे एक दिन प्रचार करने, अपने आप उन्होंने कहा था कि पिताजी के नाम लेते थे कि वो नहीं है तो हम आएंगे, तो 2-4 सभा ली थी चुरैट विधानसभा में, तो मैं आशीर्वाद लेने गया खखरी में, चाय वो हुई, सैंडविच वैंडविच, महाराज साहब वो था हरदम। फिर हमसे कहा एक वायदा लेना चाहता हूँ तुमसे, हमने हुक्म करी, कि हमारे अलावा और पिताजी का नाम लेके उनके अलावा रिमाही में कौन नहीं बोला था। तो जब रीवा रियासत के कौनो जिला में हो, कौनो प्रोग्राम हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो, रिमाही में भाषण दिया है, हमने को हुक्म आदेश के पालन हुई। अच्छा और विश्वास न करें, इतने साल हो गए, हाँ, कोई से भी फंक्शन होता है, मतलब बुद्धिजीवियों का भी हो जाए, कॉलेज का हो जाए, यूनिवर्सिटी का हो जाए, मैं भाषण दूंगा तो रिमाई में। क्या बात है, क्या बात, सैल्यूट सर, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही। एक और जीवन के चैलेंजेस हैं, मैं आपकी एक जीवन यात्रा को देखता हूँ, लाइफ स्पैन को, तो मैं देखता हूँ कि देयर आर सो मैनी स्टिफ चैलेंजेस अहेड, आपके सामने थे। परिवार से भी कई बार चुनौतियाँ बनती हैं हम सबके, मैंने भी सामना किया है, आपने भी किया है। और नेता प्रतिपक्ष का वो क्षण तो मैं कभी नहीं भूल सकता कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आप ही के डिप्यूटी जो हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। और मैं उस समय विधानसभा में था और मैं आपका चेहरा देख रहा था, हालांकि आपने बहुत उसको जज्ब किया अपने को बहुत, और आपने चेहरे के भावों को बहुत जाने नहीं दिया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उस समय आप क्या सोच रहे। जीवन की ये चुनौतियाँ जो घर से भी बहुत नुकीली होके आती हैं, पॉलिटिक्स में तो आना ही आना है, कांटों से भरा रास्ता है, कोई नहीं होता उस वक्त अजय सिंह जी अकेले होते हैं,
उनको समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनकी बात को जानने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे में आप यंग जनरेशन के पॉलिटिशियन को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि कई बार हमसे परिवार भी दूर होता है, हमारी पार्टी भी दूर हो जाती है, और हमारे एक विश्वस्त सहयोगी भी सवाल करते हैं, क्या ये विश्वस्त हैं? अंतरात्मा से पूछना चाहिए जी, कि आप जो जिस रास्ते में हैं, जो कर रहे हैं, क्या बात है, वो सही है गलत है। गलत है, अंदर से आवाज आए कि से ठीक आवाज, है वाह, तो लगे रहो, हाँ, हाँ, और थोड़ा डाउट हो तो फिर रुक जाओ। नहीं नहीं, बिना डाउट के ही काम आगे बढ़ना चाहिए। और यदि कोई धोखा दिया हो, हमारे सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है लाइफ में, अजमाए को फिर नहीं आजमाता हूँ। अरे कमाल है, कमाल, कोई चीज बहुत पर, गजब, चाहे गजब परिवार बात हो है। चाहे गैर हाँ, परिवार हो, हाँ, काम करने वाला हो या हाँ, राजनीति में हो, हाँ, यदि किसी ने एक दफे थोड़ा सा भी वो किया हो, मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ पर भरोसा नहीं करूँगा। जी, जी, ये आपका एक, हाँ, बिना कहे आप एक बड़ा अपने अनुभव को बता रहे हैं। मानना ना मानना हम सबके ऊपर है, यंग पॉलिटिशियंस के ऊपर है, लेकिन ये एक गोल्डन रूल ज़रूर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है जी। अजमाए को अजमाना, फिर से आप में कुछ गलती हुई होगी। गलती हुई होगी, ठीक बात है जी। यदि आप जानते हैं फलाना आदमी ने आपको धोखा दिया है, उसके ऊपर फिर से विश्वास करके उसको काम सौंपना आप ही की मूर्खता हो सकती है, दूसरे की तो नहीं हो सकती। नहीं नहीं, बहुत सुंदर बात है। मुझे लगता है पंचतंत्र के जो हितोपदेश हैं, ये मेरे ख्याल से ये उनका एक बहुत सुनहरा चमकता हुआ कोट मुझे दिखता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिसने धोखा दिया हो और उसको फिर एक भरोसे का काम सौंपना, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण। उस दिन क्या सोच रहे थे आप जब विधानसभा में आप ही के एक साथी आपसे अलग हुए और फिर बड़ी बातें, हालांकि ये सब पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन ये बातचीत कुछ उसी मकसद की है कि हम एक पूरा मुझे जी, उनके ऊपर आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। दुख हुआ आपको उनके नहीं लिए, मतलब उनके लिए अफसोस हुआ। उनके लिए अफसोस हुआ कि हाँ, किस विश्वास के साथ आपको मैंने विश्वास दिया था। मेरे खड़े होने के पहले तक मैंने उनसे कहा था कि मैं वकालत नहीं हूँ, जानता हूँ उधर से रोक टोक होगी तो आप कानूनन किताब निकाल रखना, आप वकील हो रोकने के लिए। मुझे क्या मालूम था कि किताब तो बात दूसरी है, वो खुद ही विरोध कर देते। पर अब क्यों किया उन्होंने, जी, भगवान जाने। कभी मुलाकात हुई उसके बाद हाँ उनसे? मुलाकात हुई। हाँ, कुछ बात हुई इस पर, भले ही आप यहाँ ना बताना चाहें क्या बात नहीं, हुई? अब तो वो माफी में मांग चुके हैं तो कोई ऐसी बात नहीं कोई है। ऐसी बात नहीं। जी, जी, पर हो गया, परिस्थिति रही होगी, उनकी भी रही होगी कुछ परिस्थिति। आपकी पार्टी जिस तरह से मुश्किल परिस्थितियों से जूझ रही है, मुझे याद है कि जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तब भी बहुत सुनहरी परिस्थितियां थीं कांग्रेस के लिए। पॉलिटिकल क्रिटिक्स भी ये मानते थे और बीजेपी और कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स थे वो भी ये मानते थे। इसके पहले पचौरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी यही परिस्थितियां थी। 2018 में आपने सरकार ही बनाई, यानी 2008 जो पहला चुनाव था 2003 के बाद, फिर उसके बाद 13 वहाँ भी वही परिस्थितियां थी, 18 में सरकार बनी, 23 में भी ये मान रहे थे लोग कि आपके बारे में माना कांग्रेस के लिए जाता है कि बड़ी स्ट्रांग कंटेंडर है। फिर व्हाट वेंट रॉन्ग सर, क्या गलत हो जाता है, क्या चूक करती है कांग्रेस कि जो बहुत रेस में होने के बाद पिछड़ जाती है? फिर पिछड़ क्यों जाती है ये तो क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आप कभी अकेले में आप इस विषय में बात कर लूँगा जी, क्योंकि जहाँ तक 23 का सवाल है, चुनाव जीता हुआ था 23 का। जी हाँ, कोई माने ना माने, आप उस समय के उच्च अधिकारियों से भी पूछ लीजिए जो पुलिस के इंटेलिजेंस वाले हैं कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी थी मुख्यमंत्री को। लेकिन ऐन मौके पर जो उन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी उतनी सीट मिलना, ये कोई ना कोई गजब का खेल हुआ है। अब क्या है ये तो
आप राहुल जी की जो बात अभी पचमढ़ी में थी, आप उसी की तरफ इशारा कर, वो एक अलग है, वो एक अलग अलग बात है। लाडली बहना आपको लगता है कि गेम चेंजर रही? लाडली बहना कुछ हद तक गेम चेंजर हो सकती है, हम्म, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी की सीटें आना, हम्म, ये कोई लाडली बहना नहीं थी, हम्म। ये कोई ना कोई भाई था ऊपर से। जी, आगे आप कैसी संभावनाएं देखते हैं? एक यंग लीडरशिप है इस समय, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ है, उमंग सिंगार, और आप सब सीनियर्स साथ में खड़े हैं, और अभी पचमढ़ी से एक बड़ा मैसेज दे के राहुल गांधी लौटे हैं, पुशअप भी लगाए हैं उन्होंने, लेट पहुंचा तो मैं। एक अलग तरह का वातावरण बनाने की कोशिश मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कर रही है, लेकिन फिर वही है कि लक्ष्य के नज़दीक जब आप पहुंचते हैं तो जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ अजूबा हो जाता है, जैसा 2023 में नहीं, हुआ। 23 की बात तो अब फिर से नहीं होने वाली, जी, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में खास तौर से कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी हालत है, कहीं और दूसरी है, जी, बिहार में भी अलग बिहार में अलग है। हम लोगों का वोट परसेंटेज में भी अंतर ज़्यादा नहीं है। जो एक युवा नेतृत्व है अभी, और बुजुर्गों जो भी हैं, यदि मैं युवा हूँ तो बुजुर्ग भी हूँ, दोनों चीज़ मान लिया जाए, सबका संगठित होकर समन्वय स्थापित करते हुए 3 साल है, बहुत बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं। जी, एक पीरियड आता है जब जनता भी सेंस ऑफ ये हो जाती है, इन्हीं के चेहरे देखते थक गए। ये आ रहा है बीजेपी में आजकल, जो कांग्रेस में पहले था खींचतान और ये वो अब हम लोगों में नहीं बचा है। इक्का दुक्का कोई नेताओं के बीच में होगा, पर वर्कर के बीच में नहीं है। भाजपा में हो गया है, और ये नुकसानदायक है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 28 एक अच्छा मौका है, और ये मौका नहीं चूकना चाहिए। लेकिन जैसा आप तो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, कि कहा जाता है कि एक अच्छा फिनिशर जो है वो, अगर ओपनिंग बैटिंग ऑर्डर पूरा कोलैप्स भी हो जाए तो एक अच्छा फिनिशर 7वें 8वें डाउन पर आने के बाद भी तेज़ी से रन बटोर कर अपनी टीम को ये जीत तक आप ले जाता है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि हम लोगों में वो स्ट्रीक नहीं है जो आखिरी दौड़ वाला है। उसमें आप देखिए, किसी इलेक्शन में मैंने अध्ययन किया है, शुरू में भाजपा दिखाई नहीं देती, कोई सा भी चुनाव हो, लेकिन आखिरी 5-6 दिन में वो एक तूफान जैसा आ जाता है। वो हम लोगों को समझना चाहिए, और वही हम लोगों को पालन करना चाहिए। पालन करना, ये आपने बहुत एक बिल्कुल एक और अच्छे। इलेक्शन जैसे मैं अपना खुद लड़ता हूँ, तो धीरे धीरे उसकी चरम बढ़ाता हूँ। पहले दिन से ही बिल्कुल हाइट में नहीं ले जाना चाहिए, आराम से 15 दिन में, फिर धीरे धीरे लास्ट 4 डेज 5 डेज चरम सीमा बढ़ा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एक और थोड़ा नॉस्टैल्जिक पॉलिटिकल सवाल है कि जिस समय आप कॉलेज से निकलकर पहला चुनाव भी लड़ चुके थे, मध्य प्रदेश में बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटीज़ पॉलिटिक्स में थे कांग्रेस में, श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, मोतीलाल वोरा, माधवराव सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी एमर्जिंग थे, अर्जुन सिंह जी थे ही। तो फिर भी ये गुटबाजी सुनते तो हम तब भी थे, लेकिन क्या होता था लास्ट में? क्या ये इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व का ऑरा था, या आप रूलिंग पार्टी में उत्तर और मध्य भारत में आपकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी थी, उसका इन्फ्लुएंस था, कि ये गुटबाजी पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स को क्यों डैमेज नहीं कर पाती थी? वैल्यू सिस्टम दूसरे थे। ये एक, जी, अब आपको लगता होगा कि पिताजी और विद्याचरण जी और श्यामाचरण जी में बड़े संबंध खराब रहे होंगे, लेकिन मैं एक परिवार का व्यक्ति होने के नाते ये कह सकता हूँ कि राजनीति में एक हद तक अलग अलग खेमे वाले थे। जी,
वो थे उनके पिताजी का खेमा चलता था, जी, स्वर्गीय शुक्ल जी का, रविशंकर जी का, जी। और पिताजी लोग थे डीपी मिश्रा जी के खेमे के। लेकिन पार्टी हित के लिए आपस में मिल भी लेते थे और चर्चा भी हो जाती थी। चर्चा भी हाँ, और सार्थक चर्चा हो जाती थी। बहुत लोगों को शायद ये तक नहीं जानकारी है कि विद्या भैया जब भोपाल आते थे तो हमारी मदर को फ़ोन करते थे कि आज भाभी जी खाना घर में खाना है। अरे हाँ, अब वैसे तो प्रतिद्वंदी मान लिया जाए, जी, तो पारिवारिक रिश्ते निपटे थे। आजकल तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने पार्टी में ही वो पारिवारिक रिश्ते नहीं बनाते लोग बाग, जो पहले होते थे। पहले होते थे। तो ये कड़वाहट तब नहीं होती थी। बिल्कुल नहीं होती थी। एक वैल्यू एक सिस्टम, वैल्यू सिस्टम था, एक परिवार के सदस्य के रूप में लोग रहते थे। और ये आप बात कह मैं रहे हैं जैसे तो, जी, राजधानी भोपाल शिफ्ट हो जाती थी पचमढ़ी, 5 साल में पचमढ़ी की राजधानी में हर गर्मी में गया था। जी, 2.5 महीने 3 महीने हम लोग पचमढ़ी में रहते थे। उस पूरे 2.5-3 महीने के अंतराल में डीपी मिश्रा जी की वाइफ सभी मंत्रियों के और प्रमुख सचिव और उन लोगों के बच्चों के जो 25-30 होते थे सब मिला के ऐसा घुल मिला देती थी कि स्विमिंग सिखाना उनको है, खाना साथ में खाना है, पिक्चर दिखाना है, तो लगता ही नहीं था कि हम लोग कोई अलग अलग हैं। नाम अलग थे, कोई नरसिंहगढ़ के था, कोई सारंगगढ़ के थे, कोई चुरैट के थे, ये था। ये एक बड़ी बात है। ये एक वैल्यू सिस्टम था कि हाँ ठीक है, और मुझे लगता है यही वजह थी कि सबको सबका ड्यू भी मिला। सबको मिलता था। हम सब केंद्रीय मंत्री रहे, वो मोरा जी मुख्यमंत्री रहे, माधवराव सिंधिया जी केंद्र में रहे, मंत्री रहे, विद्याचरण जी दिग्गज ही थे, अपने समय के थे, श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री रहे। यानी ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि सबको, ऐसा भी नहीं हो किसी ने किसी को डिप्राइव कर दिया, छोड़ दिया, किसी को किनारे मार्जिनलाइज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता था। और भाई गुटबाजी तो हरदम थी, रहेगी आने वाले समय में भी, और हर पार्टी में। ये तो फैक्ट है, आपको इसको झुटलाना नहीं चाहिए। आपकी राजनीति जब शुरू हुई 80 के दशक में, तब कितना अंतर पाया आपने? वो वैल्यू सिस्टम तो नहीं रहा होगा 80 में 90 में? नहीं, तब था। तब था। हाँ, जी, तब था, और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। धीरे धीरे खत्म हो, अब तो बहुत ही कम हो गया है। कम हो गया। जी, मतलब यदि मैं कहूँ तो मैं तो पालन करने की कोशिश करता हूँ कि जिसने विरोध भी किया हो और अपनी पार्टी में है तो उसको भी साथ रखूं, पर लोग बाग गांठ बांध लेते हैं। राजनीति में गांठ नहीं बननी चाहिए, गांठ नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं। कभी कब पता नहीं कब कौन आदमी किस समय पर काम आ जाए। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी राहुल जी ने पचमढ़ी में कहा कि नेताओं की परिक्रमा करने के बजाय पार्टी के लिए काम कीजिए, पार्टी की परिक्रमा करिए तो कुछ मिलेगा। हमने अक्सर सुना है कि ताकतवर लोगों को चापलूसी बड़ी पसंद होती है। वो अपने इर्द गिर्द एक 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 बना लेते हैं, एक सेगमेंट बना लेते हैं, या एक कॉकस सा बन जाता है, वो जैसा देखना चाहते हैं। इज इट ट्रू सर? आप भी दिग्गज कुछ लोगों को इस तरह से रहता है, पर उनकी राजनीति पे ज़्यादा दिन चलती नहीं है। जी, जी, क्योंकि जब तक आप नई आवाज़ नहीं आने दोगे, नई हवा आपके बीच में नहीं आएगी, वही घिसे पिटे लोग आपके चारों तरफ रहेंगे, तो आपका राजनीतिक फ्यूचर कम है। ये बात पक्की है। आपने कभी किसी क्रिटिक्स से सुना अपने बारे में? बहुत आलोचना तगड़ी तगड़ी जी, और जितना आलोचना करता हूँ उसकी तारीफ करते हैं, साहब अच्छा बताया, आप सुधार करो। जी, जी। सबसे पहले तो पिताजी से ही मिली। हाँ, पिताजी से मिली और लोगों से मिली। जी, जी। और यदि कोई आलोचना करता है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। यदि आज के युग में मैं अपनी पार्टी के किसी जूनियर को कुछ सीख के हिसाब से कुछ बोल दूं, तो मुझे लगता है कि वो गांठ बांध लेगा हमारे खिलाफ। सोच समझ के बोलना पड़ता है। ये बहुत बड़ा चीज है। मतलब ये चर्चा नहीं कर सकता आदमी, पर ये
बड़ा गलत दिशा में हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, ये क्रिटिसिज्म जो है, निंदक नियरे राखी है, ये बात कही ही हेल्दी इसीलिए। हेल्दी हेल्दी क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म, इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। और ये समझ भी आता है हेल्दी कौन सा है और अनहेल्दी अब कौन यदि सा है। कोई युवा विधायक, कोई युवा नेता को मैं कहूँ भाई देखो, ऐसे लोगों के साथ मत रहो जहाँ पर थोड़ा नाम बदनामी होगी, कि सोशल मीडिया का युग है, कब किसके साथ आप खड़े हो वो भी, तो कहेगा अच्छा आप हमें सिखाने लगे, आप होते कौन है, यदि मन बदल लीजिए। मन ही बना, वो चेहरे के भाव देखकर ही समझ आ जाता है। अर्जुन सिंह जी की मैं बात करूं तो उनका कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश के लिए, या स्पेशली मध्य प्रदेश से पहले भोपाल की मैं बात करूं, क्या देखते हैं आप कि किस तरह का विजन था उनका, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो एक समय तो बहुत खूबसूरत थी, दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे उसकी हरियाली उससे छीनी जा रही है, हमारी बड़ी झील जो है उसका आकार सिकुड़ रहा है, और ये भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो एक्टिविटीज़ थी सांस्कृतिक कल्चरल, बहरहाल ये वक्त के साथ आज बाजार का प्रेशर है, लेकिन अर्जुन सिंह जी का मेनली भोपाल के लिए क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं आप? यदि केंद्र सरकार की कोई भी योजना बड़ी भोपाल में, ये मैं कहूँ मध्य प्रदेश में, तो 99% उनका योगदान है। 99% क्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल करता हूँ जी, बताइए जरा, एग्जांपल्स दीजिए। अब जैसे भोपाल में जी, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भोपाल जू, ये क्यों बनाए गए? आपने पर्यावरण की बात कही, उस समय के मध्य प्रदेश के हर अधिकारी चाहता था कि वहाँ प्लॉट बन रहा है, मानव संग्रहालय में जहाँ मानव संग्रहालय और जू बना है, जू बना, अभ्यारण्य जिसको अब तो सेंचुरी नहीं पार्क है वो, पार्क है जी। हाँ जी। तो उनके दिमाग में आया कि यदि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे कभी भी यहाँ पर कुछ न बन सके, तो जू बनवा दिया। फिर जो बची जमीन थी उसे मानव संग्रहालय बनवा दिया। जब केंद्रीय मंत्री थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट गुजरात जा रहा था, वो भोपाल आया इंदिरा जी की वजह से। पिताजी ने कहा कि वन प्रबंधन हाँ जी, कि फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, गुजरात में काहे के लिए जा रही है, तो यहाँ आया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ISR बेंगलोर के बाद एक ही है, वो भोपाल में है, वो भी जब वो मानव संसाधन मंत्री थे। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, MSCT को IIIT का दर्जा दे के मैनेट, मतलब आप भोपाल में भारत भवन तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के हिसाब से उन्होंने किया। किसी भी NLIU भी जी, ये भी किसी शहर हिंदुस्तान में दोनों चीज नहीं है। IIM और IIT वो इंदौर में है, एक शहर में दोनों चीज नहीं है। IIM IIT, अमरकंटक का ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सागर की यूनिवर्सिटी उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी करना, जबलपुर में DP मिश्रा जी के नाम से IIIT। तो आप तो देखिए मध्य प्रदेश में जितनी भी बड़ी संस्थान खोले गए 60 के बाद, भाई BHEL बन गया पहले जब राजधानी बनी जी, उसका योगदान, उसके पीछे कौन है, तो नाम आएगा इनका। ये तमाम चीज़ें। रामचरण जोशी जी जो काफ़ी के निकट माने गए और एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी जो क्लेम की जाती है कि उनसे लिखी, उसका एक हिस्सा मुझे छोटा सा याद आता है कि अर्जुन सिंह जी के हवाले से जोशी जी ने कहा है कि नेहरू गांधी परिवार एक अम्ब्रेला है कांग्रेस के लिए, जिसके नीचे कांग्रेसी अपने को सेफ महसूस करते हैं, शरण लेते हैं, लेकिन ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है और शायद वो दिन ना आ जाए कि कभी ये अम्ब्रेला फट जाए। एक चुनौती की तरफ उन्होंने इशारा किया था, तो कैसे देखते हैं आप उनके इस डेफिनेशन को? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो उनकी सदस्यता नेहरू जी ने दी और वो गांधी परिवार के डाई हार्ड फॉलोअर थे। कोई कुछ कहे ना कहे, उनके अलावा उनको राजनीति वहीं खत्म हो जाती थी। और जो अम्ब्रेला की बात कही, तो ये बात सही है कि देश की राजनीति में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, बाइंडिंग फैक्टर कांग्रेस के लिए क्या है? ये परिवार है। अब उसको आप परिवारवाद कह दो, चाहे जो कह दो,
पर आपने जो कहा कि संख्या बढ़ती जा रही है, कहीं वो फट न जाए, इसका ध्यान रखते हुए जो नेता लोग हैं वो ध्यान भी रखें। शायद उनका इशारा इस तरफ था, मैं नहीं जानता कि जोशी जी अर्जुन सिंह जी के हवाले से, लेकिन शायद ये था कि आप अपना व्यक्तित्व भी ऐसा रखिए कि कुछ आपकी भी रक्षा हो। आप सब भागकर वहीं शरण क्यों लेते हैं, आप वहाँ क्यों चले जाते हैं आप सर? बीच में एक दौर ऐसा आया करीब बीते एक दशक में कि आपके यहाँ से बड़ी संख्या में, और बीते 5 साल में तो कांग्रेस से बीजेपी में जाना ऐसा हो गया कि माफ़ कीजिएगा, आप जैसे नेताओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे कि अजय सिंह जी भी क्या मन बना सकते हैं, और ऐसा भी लगा कि आप जैसे सीनियर लीडर्स की कद्र भी है क्या कांग्रेस में, ये भी एक प्रश्न उठा। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं, और क्या कभी आपके पास भी कोई प्रस्ताव आया? मेरे पास प्रस्ताव तो कभी नहीं आया जी, लेकिन चर्चा का विषय बना रहता है, बना रहता है। और इस चर्चा को तूल देने वाले हमारे ही पार्टी के लोग रहते हैं। जब जब अजय सिंह का कुछ ग्राफ ठीक होने लगता है तो पुछल्ला छोड़ देते हैं कि वो भाजपा में जा रहे हैं। जिन लोगों ने भाजपा जाने की प्रचार प्रसार किया वो सब चले गए। हाँ, मैं जहाँ का तहाँ ही रहा, वो कभी नहीं जाने वाला हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे अंचल से काफ़ी लोग भारतीय जनता पार्टी में गए, खास तौर से पिछले लोकसभा चुनाव। अब परिस्थिति थी, किस तरह से टिकट बटे, क्या हुआ, ये अपनी जगह पर है। जैसा आपने एक बड़ा खूबसूरत शब्द कहा, एक दो सवालों के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि पिताजी अर्जुन सिंह जी एक डाई हार्ड कांग्रेसी रहे, कहीं सवाल ही नहीं था। और दरअसल डाई हार्ड आप तभी होते हैं जब आपका एक विचार के प्रति गहरा समर्पण होता है, एक आइडियोलॉजी के प्रति आप फुली डिवोटेड होते हैं। जैसा बीजेपी के लिए उसका मातृ पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, कि वो आपको अनैतिक होने से भी कई बार, ये मैं बात सुनता हूँ, कि बचाता है और कहता है क्या मुंह दिखाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे लोग हमारे बारे में। आपके यहाँ क्या हुआ सर इसमें? क्या 90s से एक पीढ़ी करप्ट होना शुरू हुई जिसने अपॉर्चुनिस्ट एटीट्यूड अपनाया कि फ़ायदा मिले तो किधर भी जाओ, जिधर दम उधर हम? हाँ, काफ़ी एक तबका है इस तरह का, और वहाँ जाने के बाद वो क्या महसूस करते हैं उन्हीं से जानकारी होनी चाहिए। जी, दुखी भी बहुत हैं, पर अब निर्णय ले लिया है तो अब वहीं रहेंगे। जी। पर मैं तो अपने आप सोचता हूँ कि आदमी कैसे पारी बदल ले। अब मेरे साथ यदि पिताजी के टाइम से कुछ लोग कांग्रेस का विचारधारा के काम करते हैं, मैं उनको, यदि मैं चला जाऊं मान लीजिए, तो उनको क्या कहूँगा कि स्वार्थ के लिए गया हूँ? ये जो उत्तर तो कुछ लोग देते हैं कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए और आपकी चर्चा के, आपके इंतजाम के लिए जाता हूँ, ये बकवास है। आप अपने विकास के लिए, अपने आर्थिक संबंध खराब ना हो उसके लिए जा सकते हैं, विचारधारा की वजह से नहीं जाते। तो आप क्या ये भी कह रहे हैं कि क्षेत्र की जनता की तरफ से ये दबाव नहीं होता कि आप पार्टी बदल? ना, हमें तो आज तक नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ? ना, क्योंकि कई बार हम ये दलील सुनते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर तो कोई इस तरह की तो बात ही नहीं हुई। जी, जी। आपने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया कुछ क्षण पहले कि अंतरात्मा से फैसला लेना चाहिए। तो आप आस्तिक हैं, ईश्वर पर विश्वास है? बहुत आपका? अच्छी तरह से आस्तिक हूँ। बहुत अच्छी, क्योंकि ये और हर निर्णय लेने के पहले ये सोचता हूँ, इस तरह का निर्णय कोई ऐसा हो गया मुझ में कि विल आई बी एबल टू लुक माई सेल्फ इन द मिरर, मैं शीशे के सामने अपने आप को देख पाऊंगा कि नहीं, यदि हमने कोई गलत निर्णय लिया। क्या बात है, तो अपने आप उत्तर आ जाता बिल्कुल है। ठीक बात है, वो फिर गलती नहीं फिर होती गलती कभी, नहीं होती। फिर गलती नहीं। अब मन ही बना लिया गलती करने के लिए तो बात दूसरी। फिर तो जस्टिफाई फिर तो आप जस्टिफाई करते रहे कि ये। जी, आखिरी सवाल है, 2028 की चुनौती को आप कैसे देखते हैं? कोशिशें हैं, राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, प्राइम मिनिस्टर को लेकर डेरोगेटरी और अपमानजनक संदर्भ हैं, जबकि उनकी पार्टी की ये परंपरा नहीं है। सोनिया जी ने कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया।
और राजीव जी और इंदिरा जी और तमाम जो बातें कही जाती हैं, और दूसरा आपकी क्या भूमिका होगी? दो मेरे सवाल हैं जी। राहुल जी एग्रेसिव हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, किस तरह से उनको एग्रेसिव होना चाहिए वो उनको निर्णय लेना पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए। जी। पार्टी के आधार पर आप अपना निर्णय लीजिए और आप आरोप लगाइए, वो ज़्यादा उचित है। मेरी भूमिका जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव के लिए मेरी भूमिका, पार्टी चाहेगी तो अहम रहेगी, और हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलकर सरकार बनाने में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और आप मानते हैं कि संभावनाएं, जितने चुनाव अब तक रहे हैं, दो ही दल हैं, वोटिंग परसेंटेज करीब करीब ही चलते हैं, एक्सेप्शंस 2003 और एक दो चुनाव इसके पहले के हो सकते हैं, लेकिन 2028 भी आपके लिए अच्छी संभावनाओं का इलेक्शन हो सकता है? 2028 अच्छी संभावना का है, आज की तारीख में अच्छी जी संभावना। जी। बहुत धन्यवाद करता हूँ पॉडकास्ट में खुलकर बात करने के लिए। धन्यवाद सर। और बहुत शुक्रिया आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए, बहुत शुभकामनाएं। तो राजनीति जो कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत सुंदर मैसेज है कि आप सबके काम करिए, आप इसमें मत उलझिए। और दूसरा, उनकी एक बात मुझे मेरे दिमाग में जो रह गई है कि जिसे आजमा लिया है उसे दोबारा मत आजमाइए, और जिसने कहीं डिसीव किया है तो उस पर भरोसा करने के पहले आप अपनी विजडम को एक बार कसौटी पर ज़रूर रखिएगा। तो पॉडकास्ट विद शरद में इतना ही। अगली बार एक और किरदार के साथ आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।